हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विथ हेमंत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो डेली 11 बजे रात को क्लास चलेगी, ये प्रीमियर क्लास होगी, आधे घंटे की क्लास होगी। और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी भी, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हुआ है जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जो किरण की बुक आती है, उस बुक के सारे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। मतलब अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन इस बार क्या किया हूँ, 4-5 वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफ़ी लंबी बना दी गई, जिससे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी कई वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप मुझे डेली सुबह 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, या सिंपल आप हेमंत कुमार मिश्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जो अभी आपका एग्जाम होना है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोड पूछे तो study19 कोड आपको अप्लाई करना है। वो कोड अप्लाई करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कोड जब आप अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं सभी स्पेशल क्लास ही लेता हूँ, जिससे आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। है दोस्तों, मुक्त व्यापार से मतलब क्या है? तो दोस्तों, माल और सेवाओं को अनियंत्रित अगर आदान प्रदान किया जाए तो वही कहलाता है मुक्त व्यापार। ठीक है। विश्व के दो राष्ट्रों के बीच, कोई भी सी वर्ल्ड की अगर बात करें तो कोई ऐसा दो देश है जिसके बीच व्यापार को हम उदार बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए मुक्त व्यापार की संधि की जाती है। ठीक है। अगर संधि होती है तो इसमें क्या होता है, सीमा शुल्क, सब्सिडी, ड्यूटी और कोटा को क्या होता है, सरल बनाया जाता है, जिससे कि बाकी देशों की तुलना में ऐसे देश जिनमें संधि होती है, ये सारी चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं। कोई भी जो है कि सामान है वो उत्पादन लागत जो है बाकी देशों की तुलना में सस्ती हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान। नेक्स्ट, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्टता क्या है? दोस्तों, उसकी एक मुख्य विशेषता है उपभोक्ता की संप्रभुता। जी हाँ दोस्तों, मुक्त बाजार अगर हम बात करें तो नैतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से काफ़ी बेहतर माना जाता है। दोस्तों, यह आर्थिक एक अधिकार को ख़त्म करके वास्तविक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और उपभोक्ता समाज के हितों का संरक्षण करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन, इसकी जो स्थापना है वो 1995 में हुई थी। दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन जो है इसको हम पहले गैट के नाम से जानते थे। गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसी के बाद बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का जो है कि यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। दोस्तों, अगर विश्व व्यापार संगठन, अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन या WTO का मुख्यालय पूछता रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, जेनेवा। और कब हुआ था स्थापना, तो वो हो जाएगा 1995 में। नेक्स्ट, पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? दोस्तों, पाटना जो वर्ड है, इसका जो मेन वर्ड है जो इंग्लिश में यूज करते हैं वो होता है डंपिंग। डंपिंग करना यानी डंपिंग सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों, डंपिंग सिस्टम में यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये काफ़ी जो है कि प्रचलन में शुरू से रहा है डंपिंग सिस्टम। इसमें होता क्या है कि अपने देश में किसी भी वस्तु की जो वैल्यू है यानी कि जो रेट है उसका, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और बाकी देशों में उसको अपने देश से भी कम रेट पर जो है कि बेचा जाता है, और इसी को कहते हैं डंपिंग सिस्टम। तो पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेद है, और ये किस स्तर पर, तो ये हो जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट, हवाला क्या है? हवाला क्या होता है? तो दोस्तों, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मुद्रा का
अगर हम अवैध तरीके से यानी गैर कानूनी रूप से इधर उधर हस्तांतरण करते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है, हवाला कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? दोस्तों व्यष्टि और समष्टि यानी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोस्तों ये किया गया था रेगनर फ्रिंस के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, व्यष्टि यानी कि इसका अर्थ होता है छोटा सूक्ष्म यानी कि माइक्रो, और समष्टि इसका अर्थ होता है विस्तृत क्षेत्र यानी कि मैक्रो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेगनर फ्रिस्ट, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के शब्दों का जो निर्माण था सबसे पहले रेगनर फ्रिस्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? दोस्तों इकोनॉमिक्स का फादर हम बोलते हैं एडम स्मिथ को। जी हाँ दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन है माल्थस, रिकार्डो, रॉबिन्सन, ये भी बहुत ख्याति जो है कि प्राप्त अर्थशास्त्री हैं, लेकिन अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? दोस्तों जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध है वो राजनीतिक शासन कला से है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, राजनीतिक शासन कला, या फिर बोल सकते हैं राज व्यवस्था से। नेक्स्ट, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? दोस्तों ये कहा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, एडम स्मिथ जिन्हें मैं पिछले क्वेश्चन बताया था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्हें कहा जाता है, इन्हीं ने ही कहा था कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है कब या फिर किसके द्वारा? तो दोस्तों आर्थिक विकास का जो सर्वोत्तम सूचकांक है वो वर्ष प्रति वर्ष यानी कि वर्ष दर वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा दर्शाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि इसमें वृद्धि के साथ जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है, निर्धनता और भुखमरी में कमी आती है, साक्षरता और जीवन की प्रत्याशा में वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को ही हम आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? दोस्तों सभी प्रकार के जो उत्पादन हैं उनका जो बुनियादी यानी कि मेन जो पर्पज है वो है मानवीय ज़रूरत को पूरा करना। जी हाँ दोस्तों, मानवीय ज़रूरत को पूरा करना ही बुनियादी उद्देश्य माना जाता है। बाकी भौतिक निर्गत बढ़ाना इसके बुनियादी उद्देश्य नहीं है, जबकि लाभ कमाने की प्रक्रिया तो ऑलरेडी जो है कि पूर्ण हो जाती है यदि उत्पाद जो है ज़रूरतों को सही ढंग से पूर्ण करता हो या फिर पूरा करता हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट, जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है पुनर्मूल्यांकन, या फिर हम इसे अवमूल्यन भी कह सकते हैं, अवमूल्यन। तो अगर कोई आधिकारिक परिवर्तन होता है तो क्या कहला जाएगा, पुनर्मूल्यांकन कहलाएगा। नेक्स्ट, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? दोस्तों जो मुद्रा आपूर्ति है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों इस हेतु विभिन्न नीति दरों का विनियमन किया जाता है, तो मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? दोस्तों किसी भी वस्तु का जो बाजार संतुलन है वो वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन होता है, और ये कथन या फिर ये किसके अनुसार माना जाता है? तो ये माना जाता है मार्शल के अनुसार। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के बाजार संतुलन का निर्धारण उस वस्तु की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट, वह पदार्थ कौन सा है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? दोस्तों भारत सरकार के द्वारा आयात पर जो सर्वाधिक राशि खर्च की जाती है वो कच्चे पेट्रोलियम पे की जाती है। ठीक है, कच्चे पेट्रोलियम पे की जाती है,
और कितना, तो वो लगभग 22.6%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कच्चा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? दोस्तों पहली जो राष्ट्रीय आय समिति है इसका गठन 1949 में किया गया था, 1949 में। और किसके अध्यक्षता में? तो वो हो जाएगा पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। क्वेश्चन आता है पहला राष्ट्रीय आय समिति जो गठित हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वो हो जाएगा पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। और इसमें और भी सदस्य थे, जो इसमें प्रोफेसर D.R. गाडगिल और प्रोफेसर B.K.R.B. राव थे। ठीक है, तो पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में? तो हो जाएगा पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? दोस्तों मूल्यवर्धित विधि यह राष्ट्रीय आय के मापन की विधि है। आय विधि से भी हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं और व्यय विधि से भी। इसमें जो निवेश विधि है यह राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, निवेश विधि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र करता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है वो आप कह सकते हैं, अगर इसमें जो सर्वाधिक योगदान होता है वो तृतीय क्षेत्र का होता है, सॉरी द्वितीय क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से आता है? बैंकिंग और व्यापार क्षेत्र। ठीक है, बैंकिंग और व्यापार क्षेत्र जो कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यही क्या करते हैं, सर्वाधिक जो है कि योगदान करते हैं भारत की राष्ट्रीय आय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंकिंग क्षेत्र तथा व्यापार क्षेत्र दोनों होगा। और अगर अलग अलग दे रखा है तो अगर ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो इसमें विनिर्माण क्षेत्र का होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धी माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की नीति को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रतिस्पर्धी माल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है वो कहलाती है संरक्षण नीति। जी हाँ दोस्तों, संरक्षणवाद वह आर्थिक नीति है जिसका अर्थ होता है विभिन्न देशों के बीच व्यापार निरोधक लगाना। और ये कैसे कर सकते हैं, जो भी वस्तुएं इंपोर्ट होती हैं उन पर शुल्क लगा सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, और बहुत से ऐसे सरकारी नियम होते हैं जिनको आप उस पर जो है कि इम्पोज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संरक्षण नीति। निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है? दोस्तों कार के निष्कासित धुएं में जनरली कोबाल्ट, लेड व सल्फर डाइऑक्साइड होती है और इनमें जो कोबाल्ट होता है वो सबसे अधिक जहरीली होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि कोबाल्ट। नेक्स्ट, नैप्थलीन का मुख्य सोर्स क्या है? दोस्तों नैप्थलीन का मुख्य जो स्रोत है वो है हमारा कोलतार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कोलतार। नेक्स्ट, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को क्या कर देगा? तो दोस्तों उत्प्रेरक हमेशा जो है कि रासायनिक प्रतिक्रिया का दर को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया का दर को बढ़ाने का काम करता है उत्प्रेरक। और जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ जाती है तो यही उत्प्रेरण कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, आंसू गैस का घटक क्या है? दोस्तों आंसू गैस का जो घटक है वो है क्लोरोपिक्रीन। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोपिक्रीन ये आंसू गैस है। दोस्तों आंसू गैस एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों क्लोरोपिक्रीन एक जहरीला रसायन है जिसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा CCl3NO2, CCl3NO2। तो आंसू गैस का घटक तो वो हो जाएगा क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए उत्कृष्ट गैस कौन सी है? दोस्तों कैंसर के उपचार में यूज करते हैं रेडॉन का। जी हाँ दोस्तों, रेडॉन जो कि एक रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका उपयोग हम रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉन। नेक्स्ट, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त हो रहा है। यह मार्बल कैंसर है क्या? दोस्तों अम्लीय वर्षा
जो मार्बल का क्षरण करती है उसी को जनरली हम मार्बल कैंसर कहते हैं। तो दोस्तों ताजमहल मार्बल कैंसर का कारण अम्लीय वर्षा है, और इसमें जो है कि हमारे संगमरमर का जो रंग है वो पीला पड़ता जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ताजमहल मार्बल कैंसर क्या है, तो वो हो जाएगा अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट, औषधियों में स्वापक यानी कि एनेस्थीसिया के रूप में यौगिकों के किस युगल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का। जहाँ दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का यूज एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है। दोस्तों गोबर गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। जहाँ दोस्तों गोबर गैस एक जैव द्रव्यमान है जैसे बायोमास। अगर एग्जाम्पल की बात करें, गोबर मलमूत्र आदि के सड़ने से जो उत्पन्न होती है वही गोबर गैस बनती है, और इसके निर्माण के लिए हम एक बड़े गड्ढे में टैंक टाइप का बना देते हैं, और उसमें सारे पदार्थ ये जो बताएं हमने गोबर मलमूत्र वगैरह इनको भरकर बंद वातावरण में इन्हें हम सड़ने देते हैं, और जिससे कुछ दिनों में ही गोबर गैस बन के तैयार हो जाता है, और जिसका मुख्य जो अवयव होता है वो क्या होता है, मेथेन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मेथेन। नेक्स्ट, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किस रूप में। दोस्तों जिंक फास्फाइड का आमतौर पर हम कृतंकनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कृतंकनाशी यानी रोडेंटिक साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों वो हो जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के तापमान में जो आजकल बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से जल में कणों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों के स्तर बढ़ने के कारण जो है कि सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती है और जो है कि वातावरण को गर्म करती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का जो संग्रह है यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। नेक्स्ट, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है। दोस्तों ओजोन परत का जो अवक्षय है या फिर क्षय है आप कह सकते हैं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो क्षय है वो हैलोजन जनित गैसों के कारण होता है, हैलोजनेटेड गैसेस जो होती हैं। और इसमें कौन कौन सी आती हैं, तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस, नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य रूप से होती हैं। तो ओजोन का सर्वाधिक विनाश तो वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। दोस्तों पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेने वाली जो वायुमंडल में गैस है वो है ओजोन। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी को किरणों का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे ये सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। दोस्तों वो ईंधन है हमारा हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो विद्युत रासायनिक सेल या फिर आंतरिक दहन इंजन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग विद्युत या बैटरी द्वारा चलित जो वाहन होते हैं और विद्युत उपकरणों में भी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, पाश्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक, यानी किस डिग्री सेल्सियस पे। तो दोस्तों 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हम गर्म करते हैं जब दूध को, तो उसका पाश्चराइजेशन हो जाता है। और उसके बाद इसको शीघ्रता से ठंडा करते हैं, जिससे जो लैक्टिक एसिड के जीवाणुओं की संख्या होती है वो कम हो जाती है और रोगजनक विषाणुओं की मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाश्चरीकरण में 63 डिग्री सेल्सियस से हम 30 मिनट तक जो है कि दूध को गर्म करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है, विषाक्त यानी कि जहरीली है। तो दोस्तों ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों,
कार्बन मोनोऑक्साइड उपयुक्त में सबसे विषाक्त गैस है। यह ऑटोमोबाइल, सिगरेट के धुएं इत्यादि से निकलती है। और दोस्तों यह जो ब्लड है, यह ब्लड की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को भी कम कर देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? दोस्तों सिगरेट के धुएं का जो मुख्य प्रदूषक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। यानी कि सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जो है कि प्रदूषक पाया जाता है। और दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि ब्लड की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जबकि निकोटीन जो होता है यह कार्सिनोजेनिक होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि प्रमुख वायु प्रदूषक है। तो कितना हानिकारक हो सकता है ये आपके लिए, इस समाज के लिए, आप समझ सकते हैं। तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। नेक्स्ट, उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है? तो दोस्तों उत्पादक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति के कारण अत्यधिक जहरीली होती है। जी हाँ दोस्तों, यह नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है जो प्रोड्यूसर गैस है। और किसके कारण जहरीली होती है? तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों? क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। जी हाँ दोस्तों, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। लोग कहते हैं कि पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कि मोचन करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? यानी कि वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने का काम कौन सा जीव करता है? तो वो हो जाएगा लाइकेन। जी हाँ दोस्तों, लाइकेन अगर हम बात करें तो वास्तव में यह दो पूर्ण भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है। और इन वनस्पतियों में से एक शैवाल होता है और दूसरा होता है कवक। तो वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वो हो जाएगा हमारा लाइकेन। नेक्स्ट, खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग करते हैं बेंजोइक एसिड के सोडियम लवण का। जी हाँ दोस्तों, अचार, मुरब्बा, टमाटर की चटनी, फलों का रस और अन्य पदार्थों को परिरक्षण करने के लिए हम परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोइक एसिड के सोडियम लवण का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।